Hello dear students, how are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is related to Indian Evidence Act. In the last previous class of Indian Evidence Act, we have already covered may presume, shall presume and conclusive proof. In today's lecture, we will further continue about the relevant fact that is very important part of Indian Evidence Act, as Indian Evidence Act is totally based on relevant fact and issues. Fact and issue we have already discussed about that fact, and now we will discuss relevant fact. What is relevant fact? सेक्शन 5 से 16 तक के जो प्रोविजंस मेंशन किए गए हैं वो बात करते हैं रेलेवेंट फैक्ट की, कि कोर्ट में जब भी आप किसी भी फैक्ट को लेकर जाते हो वो रेलेवेंट होना चाहिए। रेलेवेंट का मतलब कि मान लीजिए आप मर्डर का मैटर आप कोर्ट में है, उससे रेलेवेंट मटेरियल क्या होगा कि वेदर ए किल्ड बी, या कोई भी ऐसा एविडेंस, कोई भी ऐसा फैक्ट जो आप लेके जा रहे हो वहां, वो इससे कनेक्टेड होना चाहिए। सेक्शन 5 कहता है एविडेंसेस में बी गिवन ऑफ फैक्ट एंड इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट, कि एविडेंस सिर्फ आप दो ही तरीके के दे सकते हो, या तो वो फैक्ट एंड इशू हो, या तो विवादों में होना चाहिए वो, या वो रेलेवेंट फैक्ट होना चाहिए। क्या कह रहा है ये वेयर एक्ट, वेयर प्रोविजन, एविडेंस में बी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग ऑफ द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी फैक्ट इन इशू and of such other facts as are hereinafter declared to be relevant and of no others। ये कह रहा है कि जब भी आप एविडेंस दोगे कोर्ट के अंदर, वो एविडेंस आपका कैसा होना चाहिए, आप सूट और प्रोसीडिंग में एविडेंस दोगे, वो एविडेंस या तो उस चीज को एग्जिस्ट कर रहा है, फैक्ट एंड इशू से रिलेटेड होगा, या वो नॉन एग्जिस्ट होगा, या तो वो फैक्ट एंड इशू होगा या नहीं होगा, या वो डिक्लेयर किया गया रेलेवेंट। रेलेवेंट कहाँ डिक्लेयर किया है? सेक्शन 5 से 16 तक के जो प्रोविजन है वो रेलेवेंट को डिक्लेयर करते हैं। इसके अलावा आप कोई भी एविडेंस जो है नहीं दे सकते। आप फैक्ट एंड इशू का एविडेंस दे सकते हो, यू कैन ऑल्सो फैक्ट एंड इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट, आप इन दोनों के ही एविडेंसेस दे सकते हो, अदरवाइज नॉट। एक्सप्लेनेशन कहता है दिस सेक्शन शैल नॉट अनेबल एनी पर्सन टू गिव एविडेंस ऑफ अ फैक्ट विच इज डिसएंटाइटल्ड टू प्रूव बाय एनी प्रोविजन ऑफ द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटिंग टू सिविल प्रोसीजर, कि सीपीसी यानी कि सिविल केसेस में आप किसी ऐसे एविडेंस को नहीं दे सकते जिससे कि आप वो व्यक्ति जो डिसएंटाइटल है उसको प्रूव ही ना कर सके किसी भी लॉ के प्रोविजन से। हालांकि सिविल प्रोसीजर कोड जो है वो लागू है, लेकिन फिर भी कोई ऐसा है आप एविडेंस देते हो जो आप प्रूव नहीं कर पाते हो, तो उसे आप क्या नहीं करोगे, दोगे नहीं। ये साफ तौर पे कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति डिसएंटाइटल हो जाता है किसी भी फैक्ट के लिए, तो उसको आप ये मानकर चलोगे कि वो वहां पर कोई एविडेंस नहीं दे सकता। इलस्ट्रेशंस क्या कहता है देखिए, ए इज ट्राइंग फॉर मर्डर बी, ए इज ट्राइंग ऑफ मर्डर बी बाय बीटिंग विद अ क्लब with the intention of causing his death at A's trial the following facts are in issue। इशू में क्या है, क्या ए ने बी को क्लब से मारा, क्या एज कॉजिंग, ए ने जो एक्ट किया क्या वो बी की डेथ हो सकती है उस बीटिंग से, एज इंटेंशन क्या बी की डेथ करना था, ये फैक्ट एंड इशू है, ये हमें प्रूव करना है। देखिए आप एग्जांपल देखिए, ए ने जब क्लब से बीट किया, क्लब क्या होता है, छड़ी होती है, आप कह सकते हो गोल्फ की जो छड़ी होती है उसे क्लब बोला जाता है, उसकी इंटेंशन भी है, जब ये वर्डिंग में आ ही रहा है इंटेंशन है। ए कोशिश किया मर्डर करने का, तो अब क्या होगा, हमने आरोप लगा दिया, प्रोसिक्यूशन ने आरोप लगा दिया कि ए ने मर्डर किया बी का और उसको क्लब से मारा, डेथ हो गई है, तो फैक्ट एंड इशू क्या है जिसको प्रूव करना है, क्या ए ने जो मारा बी को क्लब से, क्या ए ने बी को क्लब से मारा, सबसे पहले ये चीज प्रूव करनी है। जब ये प्रूव हो जाएगी उसके बाद हम प्रूव करेंगे एज कॉजिंग बीज डेथ बाय सच बीटिंग, क्या उस पिटाई से बी की डेथ हो सकती थी, एज इंटेंशन टू कॉज बीज डेथ, क्या ए की यहाँ कोई मंशा थी कि बी की डेथ कॉज कर दे। पहले ये फैक्ट साबित होगा, फिर उसके बाद ये फैक्ट साबित होगा, फिर ये फैक्ट साबित होगा। अब एविडेंसेस भी इन तीनों से रिलेटेड होना चाहिए। अब हमें साबित ये करना है, इससे रिलेटेड आप एविडेंस दे सकते हो, या रेलेवेंट फैक्ट का आप एविडेंस दे सकते हो कि ए की और बी की पहले क्या थी, राइवलटी थी, दोनों राइवल्स हैं, पहले दुश्मनी थी, बी ने क्या किया था, थ्रेटनिंग की थी, धमकी दी थी कि मैं तुझे मार दूंगा,
तो ये क्या है, रेलेवेंट फैक्ट है जो इस केस से रिलेटेड है। ये तो फैक्ट इन इश्यू है, ये तो इश्यू में है, ये तो हमें साबित करना है। अब उससे रिलेटेड कोई फैक्ट हम जो है कोर्ट में पेश करेंगे वो रेलेवेंट होना चाहिए। तो ये फैक्ट क्या रेलेवेंट है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल को समझिए आप। A suitor does not bring with him and have in readiness for production at the first hearing of the case a bond on which he relies। वो एक बॉन्ड पेश करता है। बॉन्ड क्या है, एक प्रोमिसरी नोट होता है। This section does not enable him to produce the bond or prove its content at the subsequent stage। और वो जब बॉन्ड प्रेजेंट कर रहा है तो बाद में ये सेक्शन उसको इस बात के लिए योग्य नहीं बनाता कि वो बॉन्ड को प्रोड्यूस करे या उसके कंटेंट को साबित करे बाद की स्टेज पे। उसे क्या करना पड़ेगा, सीपीसी के प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर शूटर की बात हो रही है, सिविल केसेस की बात हो रही है। उस मामले में आप इस प्रोसीजर को फॉलो करोगे। अगर इस लॉ के तहत, सीपीसी के तहत अगर वो साबित कर पाता है तो हम मानेंगे कि वो यहाँ पर उसको साबित कर देगा। अदरवाइज ये सेक्शन उसको कहीं भी योग्य नहीं बनाता कि वो उस चीज को साबित करे। ठीक है, फिर कह रहे हैं एंड ऑफ नो अदर्स। इसके अलावा आप कोई और जो है एविडेंस नहीं दोगे। ये साफ तौर पर ये सेक्शन एक्सक्लूड कर रहा है हर एक वो चीज जो डिक्लेयर की गई है रेलेवेंट। कह रहा है उस हर चीज को एक्सक्लूड कर रहा है कि जो रेलेवेंट नहीं है सेक्शन 6 से 55। जो सेक्शन 6 से 55 के जो प्रोविजंस है उन प्रोविजन में अगर हमारा फैक्ट पड़ता है तो हम उसको मानते हैं रेलेवेंट फैक्ट। आर वर्सेस पंचू के केस में कोर्ट, ये बात कही गई कोर्ट के द्वारा कि कोर्ट कैन नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक पॉलिसी के ग्राउंड पर कोर्ट जो है एक्सक्लूड नहीं कर सकती कोई भी ऐसा एविडेंस जो रेलेवेंट है। मान लीजिए 6 से 55 तक के कुछ प्रोविजंस में वो पढ़ रहा है, लेकिन अगर कोर्ट ये कह दे कि वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है तो वो उसे ये नहीं कह सकती कि वो रेलेवेंट नहीं है। अब हम बात करते हैं रेलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी। देखिए रेलेवेंट एक अलग चीज है और एडमिसिबिलिटी अलग चीज। रेलेवेंट है, ठीक है, यहाँ हमने डिस्कस किया कि ए और बी के बीच में दुश्मनी थी, ठीक है, रेलेवेंट है, लेकिन क्या कोर्ट इसको स्वीकार करेगी? कोर्ट द्वारा जो फैक्ट है वो उसको स्वीकार किया जाता है तो हो जाता है एडमिसिबल। क्या कोर्ट उसे स्वीकार करती है? रेलेवेंट का मतलब है लॉजिकल प्रोबेटिव, लॉजिकली जो है प्रूव किया जा सकता है, जिसकी एक वैल्यू है। एडमिसिबिलिटी जो है लॉजिक पर बेस्ड नहीं होता बल्कि जो लॉ के रूल्स है उसी पर बेस्ड होगा। ए और बी के बीच में दुश्मनी है, ठीक है, ये रेलेवेंट तो है, पर क्या किसी भी ऐसे प्रोविजन में ये है लॉ के? अगर ये लॉ के किसी प्रोविजन में नहीं है तो ये क्या नहीं है, एडमिसिबल नहीं है। यानी कि जब कोर्ट है वो पूरी तरह से चेक करेगी कि क्या वो किसी लॉ के प्रोविजन में फॉल करता है। अगर कोई रेलेवेंट फैक्ट किसी भी प्रोविजन में फेल कर रहा है तो हम ये कहेंगे वो एडमिसिबल हो जाएगा। ऑल एडमिसिबल एविडेंस इज यूजुअली रेलेवेंट। जो एडमिसिबल है वो तो रेलेवेंट होगा ही। रेलेवेंट है फैक्ट तभी तो उसको एडमिसिबल किया गया, तभी तो वो कोर्ट में पेश होगा, तभी तो हम उस कोर्ट उसे स्वीकार करेगी। लेकिन जरूरी नहीं कि जो रेलेवेंट है वो एडमिसिबल भी होगा। ये फैक्ट रेलेवेंट है बट ये एडमिसिबल नहीं है। कह रहे हैं कि एडमिसिबल एविडेंस जो होगा वो रेलेवेंट होगा ही होगा, बट जरूरी नहीं कि सारे के सारे रेलेवेंट एविडेंस जो है वो एडमिसिबल होंगे। इसको अगर हम समझें एक पॉइंट ऑफ व्यू, एक एग्जांपल से अगर हम इसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल ले लेते हैं कि ये एक हम एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये एक वाला एक सर्कल है, ये सर्कल है एडमिसिबिलिटी का, दिस सर्कल बिलोंग्स टू एडमिसिबिलिटी। ये इसके अंदर क्या है, रेलेवेंट। तो जो भी एडमिसिबल होगा, जो चीजें एडमिसिबल होगी वो फैक्ट रेलेवेंट तो होगा ही होगा, क्योंकि वो उसके अंदर से निकला है, उसके अंदर फॉल करेगा। लेकिन सारे के सारे जो रेलेवेंट है वो एडमिसिबल हो, ये जरूरी है कि रेलेवेंट होगा तब वो एडमिसिबल हो, लेकिन जरूरी नहीं कि जो रेलेवेंट है वो एडमिसिबल भी होगा। हर एक वो फैक्ट जो रेलेवेंट है वो एडमिसिबल नहीं होगा, लेकिन हर एक वो फैक्ट जो एडमिसिबल है कोर्ट ने उसको स्वीकार कर लिया, इसका मतलब पहले तो वो रेलेवेंट होगा या वो फैक्ट एंड इश्यू से रिलेटेड होगा। अगर फैक्ट एंड इश्यू से रिलेटेड है या वो रेलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड है तभी तो कोर्ट उसे क्या करेगी, एडमिसिबल करेगी। अदरवाइज कोर्ट कह देगी हम इसको मानते ही नहीं। ठीक है, All facts which are allowed by the provision of the Evidence Act to be proved are relevant। जो प्रोविजन इंडियन एविडेंस एक्ट के जो प्रोविजन दिए गए जिसने अलाउ कर दिया है कि वो प्रूव हो जाएंगे वो रेलेवेंट है। बट हाउएवर रेलेवेंट
effect may be unless it is allowed to be proved by the provision of this act is not admissible. जरूरी नहीं है कि जो फैक्ट रेलेवेंट है वो एडमिसिबल भी होगा, बट इट इज इंपॉर्टेंट दैट द एडमिसिबल फैक्ट मस्ट बी रिलेटेड टू फैक्ट एंड इशू और रेलेवेंट। या तो वो रेलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड होगा या फैक्ट एंड इशू से रिलेटेड होगा, तभी तो कोर्ट उसे कंसिडर करेगी। और कोर्ट जब एक बार उसे कंसिडर करेगी उसके बाद उसको एडमिसिबल करेगी, कोर्ट उसे स्वीकार करेगी, तभी तो वो एडमिसिबल हो जाएगा। रेलेवेंसी सेक्शन 6-55 का मतलब है व्हाट फैक्ट्स मे बी प्रूव्ड बिफोर अ कोर्ट। रेलेवेंसी का मतलब है कि कौन से फैक्ट कोर्ट के सामने आप प्रूव कर सकते हो। सिर्फ 6 से 55 तक के जो प्रोविजंस हैं, सिर्फ उन फैक्ट्स को ही आप कोर्ट के सामने प्रूव करोगे, ठीक है, वो हो जाएंगे रेलेवेंट फैक्ट हो जाएंगे, वो रेलेवेंसी हो जाएगी। बट जो सेक्शन 56 से ऑनवर्ड है वो कोर्ट क्या करती है, उसको एडमिसिबल करेगी, उसको स्वीकार करेगी। एडमिसिबिलिटी क्या है, मीन है, वो साधन है, वो तरीका है जो किसी भी रेलेवेंट फैक्ट को प्रूव करता है। रेलेवेंसी जो है वो एक जीनस है और एडमिसिबिलिटी स्पेसीज है। जो मैंने आपको बताया, रेलेवेंस क्या है कि जीनस है और एडमिसिबिलिटी क्या है, स्पेसीज है। एडमिसिबिलिटी सॉरी स्पेसीज नहीं, सॉरी स्पेसीज है, लेकिन ये वाला यहाँ पर क्या है, स्पेसीज है और ये वाला जीनस है। इस दायरे में सब कुछ है जो रेलेवेंट है, लेकिन इस दायरे में सिर्फ वही है जो कोर्ट स्वीकार करेगी, तो इसको हम कहेंगे एडमिसिबल और इसको कह देंगे हम रेलेवेंट। जो पहले हमने एग्जांपल किया था वो भी इसी टाइप से था, उसमें मैंने बता दिया कि ये सारे फैक्ट जो एडमिसिबल है वो रेलेवेंट तो होंगे ही होंगे। इसको मैंने अलग वे में समझाया आपको, ये वाला अलग वे में। जब हम बात करते हैं स्पेसीज, स्पेशल, और ये क्या है, जनरल। अब जनरल में से कुछ स्पेशल निकलेगा, जो स्पेशल होगा वो क्या होगा, रेलेवेंसी हो जाएगा। वेरी ऑफन पब्लिक कंसिडरेशन ऑफ फेयरनेस एंड द प्रैक्टिकल नेसेसिटी फॉर रीचिंग स्पीडी डिसीजंस नेसेसरली कॉज द रिजेक्शन ऑफ मच ऑफ द रेलेवेंट एविडेंस। कह रहा है कि ज्यादातर क्या होता है, जो पब्लिक कंसिडरेशन होते हैं, फेयरनेस की बात करते हैं हम, जिसमें आर्बिट्रेरीनेस नहीं होगा, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, उस मामले में जो स्पीडी डिसीजन है वो जरूरी है कि वो रेलेवेंट एविडेंस के आधार पर ही उसको लिया जाए। अगर आप प्रिविलेज कम्युनिकेशन की बात करते हो, प्रिविलेज डॉक्यूमेंट्स की बात करते हो, जैसे मैरिज के दौरान हस्बैंड वाइफ के जो पर्सनल रिलेशनशिप है, उनके पर्सनल जो बातें हैं, वो आप कभी भी कोर्ट के सामने प्रेजेंट नहीं कर सकते, उसको आप साबित नहीं कर सकते, वो क्या नहीं है, वो रेलेवेंट नहीं है, कोर्ट नहीं मानती। स्पेशली प्रिविलेज जो है वो उनको छूट दी गई है। आप अगर किसी एडवोकेट से बात कर रहे हो किसी केस के बारे में, आप कह देते हो मैंने मर्डर कर दिया है, पर एडवोकेट साहब आपको बचाना पड़ेगा, आपने वहां डिस्क्लोजर कर दिया कि एडवोकेट साहब मैंने मर्डर तो किया है, लेकिन एडवोकेट कभी भी कोर्ट में आके ये डिस्क्लोज नहीं करेगा क्योंकि प्रिविलेज है, डिस्क्लोजर नहीं होगा। राम बिहारी यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया रेलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी के डिफरेंस को। कोर्ट ने ये बात कही कि फ्रीक्वेंटली रेलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी उसको आप साइनोनिम मान सकते हो, कई बार हम कह देते हैं समान अर्थ का, लेकिन दोनों के रिजल्ट इंप्लीकेशंस डिफरेंट है। हम कई बार कह देते हैं कि जो रेलेवेंट है वो एडमिसिबल भी होगा, और एडमिसिबल और रेलेवेंट सेम ही है, लेकिन ये सेम नहीं है, दायरा लिमिटेड है एडमिसिबिलिटी का। हर वो फैक्ट जो कोर्ट के सामने पेश होगा वो या तो रेलेवेंट होगा या फैक्ट एंड इशू होगा। उसके बाद कोर्ट किसको स्वीकार करेगी, जिस फैक्ट को कोर्ट स्वीकार करेगी वो एडमिसिबल होगा। बिकॉज फैक्ट्स विच आर रेलेवेंट मे नॉट बी एडमिसिबल। जरूरी नहीं कि जो फैक्ट आप कोर्ट के सामने पेश कर रहे हो वो रेलेवेंट तो हो सकता है, अगर वो एडमिसिबल नहीं हो सकता। एक एग्जांपल और करते हैं, उसके बाद आज वाले क्लास क्विट करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम करेंगे सेक्शन 6 से रिलेटेड, जो नेक्स्ट क्लास में होगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हस्बैंड वाइफ का ड्यूरिंग मैरिज कम्युनिकेशन हुआ है, एडवोकेट और क्लाइंट का कम्युनिकेशन हुआ है, तो ये मैटर ऑफ पॉलिसी है कि वो आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते, तो उसको आप कोर्ट में एडमिसिबल भी नहीं कर सकते। ऑन द अदर हैंड दीज आर द फैक्ट्स, ये वो फैक्ट्स है जो एडमिसिबल हैं, नहीं है, आर नॉट रेलेवेंट, रेलेवेंट भी नहीं है, एडमिसिबल है पर रेलेवेंट नहीं है। दूसरे फैक्ट्स की बात हो रही है, उनकी एडमिसिबिलिटी जो होगी उनको स्वीकार्य कोर्ट से कब मिलेगा, दूसरे ग्राउंड्स पर मिलेगा। एविडेंस इज इन टर्म एलिसिटेड फ्रॉम ए विटनेस इन क्रॉस एग्जामिनेशन। अगर मान लो आप कोर्ट के अंदर जाकर किसी भी विटनेस के कैरेक्टर पर उंगलियां उठाते हो तो आप उसके क्रेडिट को इम्पीच करना चाहते हो, लेकिन कुछ ऐसे फैक्ट जो उनकी किसी वुमेन की डिग्निटी को आप कह सकते हो कि मोडेस्टी हो रही है, तो उस मामले में
तो मोडेस्टी को अगर आप मान लो आउटरीच कर रहे हो या किसी की डिग्निटी को, किसी वुमन के ऊपर आप आरोप लगाते हैं कि ये तो वेश्या है और ये गलत काम करती है, तो उस मामले में उसको आप, वो रेलेवेंट फैक्ट भी हो सकता है लेकिन वो एडमिसिबल किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। तो ये है बेसिक डिफरेंस रेलेवेंट और एडमिसिबिलिटी के बीच में। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। और कोरोना के इस टाइम पीरियड में आप अपना, अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।